मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनमें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे कानों तक मेरी जो वॉइस है वो पहुँच रही है एयर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के वाइब्रेशन से। अगर हमारे दोनों के बीच में से एयर को हम रिमूव कर दें तो बस मैं बोलता रहूँ तुम सुनेगा, स्पेस में चले जाओ सुनता रहो ये। तो वो वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेशन के लिए, विदाउट मीडियम चलती है, वो मैकेनिकल। जो बिना मीडियम के प्रोपगेट कर जाते हैं, जैसे मोबाइल फोन की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो स्पेस तक में ट्रैवल करती रहती है, मतलब वैक्यूम में भी ट्रैवल कर हाँ उनको मीडियम की जरूरत नहीं, वो नॉन मैकेनिकल होता है। तो जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिनके प्रोपगेशन के लिए वो मैकेनिकल, जो विदाउट मीडियम की प्रोपगेट हो सकते हैं वो नॉन मैकेनिकल। अब जो मैकेनिकल वेव्स है ट्रांसवर्स वेव और थोड़ा सा इस चैप्टर को तुम मिस करना, कभी है तो आसान, ज़्यादा भारी तो है थोड़ा बड़ा लिख देना, थोड़ा बड़ा लिख देना। ट्रांसवर्स, अब हमने मैकेनिकल वेव कौन सी है जो मीडियम से जरूर, अब फिर हमने फर्दर इसको क्लासिफिकेशन करा, तो फिर इसमें देखा कि भाई कुछ ट्रांसवर्स वेव में डिवाइड करते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? ये सब 9th में, 8th में भी, हाँ 8th क्लास में है। अच्छी बात है। अगर तुम्हें ये देखना है ना कि सिलेबस में क्या क्या है, तो एक बार आईसीएससी वाली बुक देख लिया करो, या यूपी बोर्ड की देख लो। ICSE में डिडक्ट हाँ, ये मेरे को अच्छा याद है, 8th क्लास में पढ़ाया था। एक तो ऐसा था कि एक से दूसरी में जा रहा है, मतलब एक ने एक को धक्का दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। ऐसा समझो कि एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हाँ, जिसमें एनर्जी का प्रोपेगेशन दिखता है। अच्छा, एक जो मीडियम, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल। मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट होते हैं, एक केस में तो वो ऑसिलेट होते हैं along the direction of propagation of waves। जिस तरफ वेव प्रोपेगेट हो रही है उसी तरफ पार्टिकल भी ऑसिलेट होते हैं। ठीक है। दूसरी जगह जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है ट्रांसवर्स में, पार्टिकल्स उसके 90 डिग्री पे ऑसिलेट होते हैं। ठीक है। हाँ, प्रोपोगेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? प्रोपेगेशन का मीनिंग होता है कि मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ उसी सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। हाँ, मतलब पहले वॉक वाला सीन नहीं। ट्रांसवर्स वेव में जैसे सपोज करो कि तुमने डिस्टरबेंस यहाँ पे जनरेट करा, तो वो डिस्टरबेंस चला गया वहां, पर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, इस तरफ को। ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ये डायरेक्शन ऑफ वेव कोई स्ट्रिंग है किसी पास? नहीं, क्या उमेश पत्ती है वो हौसला वाला टाइट टाइट। अब देखो जरा, उसे अपने हाथ को हिलाना है। अब ध्यान, मेरे वाला हाथ देखना, मेरे वाला जो हाथ है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ, मतलब मेरे वाला जो हाथ है, देखो ये मेरा हाथ यहीं पे है, तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ देखो ऐसे, तो तुम ये देखो, थोड़ा छोड़ दो, यूँ देखो,
देख मतलब मैंने तो इसको हिलाया मैंने तो ये वहां तक कैसे चला गया, बट मैं तो इस पॉइंट को हिला रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, नहीं तुझे नहीं लगा। तो इसमें क्या है कि ये वाला पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो इसके साथ दूसरे वाला कनेक्टेड है, तो जैसे ये ऊपर गया तो कुछ देर बाद ये भी ऊपर आ गया, फिर कुछ देर बाद ये भी ऊपर आ गया। तो जब पता चला ये ऊपर जा रहा था तो पता चला कि मेरे हाथ की मूवमेंट ऊपर से नीचे शुरू होगी, पर ये तो ऊपर ही जा रहा ना, तो ये शेप ऐसे आ जाएगी, समझ रहे हो। फिर ऐसे ही ये वाली सिचुएशन कभी ऊपर जा रही होगी नीचे आ रही होगी, तो तुम इसमें देखो ये जो ये इसमें वेव तुम्हें दिखाई दे रही है, तो डिस्टर्बेंस मेरे हाथ से और संयम के हाथ तक गया, देख रहे हो। तो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पर इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को देखो कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ना फिक्स रखिए ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ के तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, नहीं समझ। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाली वेव कहलाती है ट्रांसवर्स, और ये क्रेस्ट और ट्रफ्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई होती है, ये तो पढ़ा होगा। बताइए ट्रफ क्या है? अबे ट्रफ कह रहा ट्रफ है। अब तुम्हें ये पढ़ाया होगा कि क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ के बीच का गैप वेवलेंथ होता है। अपना मॉडिफाई कर लेंगे, दो सेम फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वेव में उनके बीच का गैप हम डालते हैं, ठीक है, ठीक है। वो अब सेम फेज में हम रहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन मोशन भी सेम होना चाहिए। अब फेज वर्ड जब यूज करेंगे तो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ऐसे चमक कि एक पार्टिकल अगर ऐसे चमक कर रहा है ऐसे, तो जब ये यहाँ पे है और ये इधर जा रहा है तो इसके फेज के लिए अपने दिमाग में हमें ये वाला एंगल रखना पड़ेगा। मतलब इसमें फेज हमेशा बैकग्राउंड का पार्ट है, वो दिखेगा नहीं, पर तुम्हें उसे इस तरह से फोकस रखना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे जम करने वाली बॉडी के ऊपर एक हाइपोथेटिकल सर्कल लगा के उसको इमेजिन करना है, ठीक है, समझिए। ये हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ्स की फॉर्म में आगे चलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और मीडियम के पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन में ही ऑसिलेट होते हैं। जिस तरफ वेव प्रोपगेट हो रही है उसी तरफ ही पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम्स पार्टिकल। तो इसमें जो सिचुएशन है ऐसा समझो कि किसी टेबल के ऊपर कभी ना एक साइड कान लगा के देखो और फिर दूसरी तरफ से उसको ऐसे मार के देखो। ट्रेन के ट्रैक पर भी कान लगा के सुन लेते हैं लोग। मतलब ट्रेन के आने की जो एक्चुअली साउंड जो होते हैं वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। एयर के कंपैरेटिवली स्टील में फास्टर है, पढ़ेंगे भी आगे क्यों, डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल पता चलेगा। तो अब होगा क्या कि जैसे सपोज करो रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक पे साउंड जो होगी ट्रेन की, एक तो आएगी एयर से, उसके इंजन की आवाज़ आएगी। अब तो इलेक्ट्रिकल इंजन है तो कोई मतलब नहीं बैठता है, पर पहले तो आवाज़ आती थी। दूसरा वो ट्रैक के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो ट्रैक के ऊपर भी तो डिस्टर्बेंस है, तो एक उस डिस्टर्बेंस को प्रोपेगेट करना पड़ता है रेल्स के थ्रू, जो ट्रैक है। तो ट्रैक के अंदर स्पीड जो है वो फास्टर है एयर से, तो हम कान लगा के ट्रैक पे सुनते हैं, तो चूंकि वहाँ से फास्टर वेव पहुँचे तो हमें उसके आने की फीलिंग पहले पता चल जाती है। अब तुम अगर ये सोचोगे
कि एयर डेंसर है या स्टील डेंसर है। हाँ तो जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ डेंसिटी का मीनिंग नहीं है। यहाँ कौन सा मीडियम वेव के लिए डेंसर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी वेव किस मीडियम में फास्टर ट्रेवल कर रही है। वो कम डेंसिटी का होगा अच्छा, और जिसमें कोई वेव स्लो चल रही है वो ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मटेरियल डेंसिटी। जैसे अगर हम कहें कि एयर जो है वो लेस डेंसर है, अगर देखो एज कम्पेयर टू आयरन, हाँ देखने से साफ साफ दिखता है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर, हाँ पर चूंकि साउंड एयर में थोड़ा स्लो ट्रेवल करती है स्टील से, स्टील से तो साउंड के लिए स्टील डेंसर मीडियम नहीं है और एयर मीडियम। एयर उसके लिए डेंसर होगा। उसके लिए साउंड के लिए एयर डेंसर मीडियम। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट जो डेंसिटी का लेंगे, कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा रेयर है, वो मीडियम की डेंसिटी से लेंगे। स्पीड जिसमें स्लो है वो डेंसर है, स्पीड जिसमें फास्टर है वो रेयर मीडियम है इररेस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी। जैसे रिफ्लेक्शन में भी हम अलग अलग करते हैं। वो उसमें तो वेरी है। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट हो जाए। ऑसिलेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। तो ऐसा समझो कि जैसे ये एक आयरन का बीम है कोई छोटा सा, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे इसमें मारूं तो जो पार्टिकल मेरी उंगली से हिट हो रहा है तो वो तो इमीडिएट मॉलिक्यूलर मोशन शो करने लगेगा। तो उसकी जो मोशन होगी वो ऐसे होगी। अब इससे थोड़ी दूर एक दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पे ही था, इसको तुमने हिलाया, तो जैसे इसने इसको टक्कर मारी तो इससे टक्कर मार के ये तो वापस मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये तो बेचारा वापस आ रहा है, ये आगे जा रहा है, इसने आगे वाले को हिट कर दी फिर ये वापस आ रहा है, आगे वाला तब तक आगे जा रहा होगा। तो अब देखो ये जब पीछे गया तो जहाँ से इसको डिस्टर्बेंस मिला था वो तो चीज़ को दोबारा हिट कर रही है, ये फिर उससे रिसीव कर लेगा, फिर आगे वाले को दे देगा, तब तक ये वापस आ गया था लेने। तो बस ये ऐसे ऐसे ही चलता रहता है पूरा सीन। हमने एक बार जब डिस्टर्बेंस कॉज करी तो ये आगे गया, फिर जब ये पीछे आएगा फिर तो रुक ही जाएगा ना ये। तो अगर रुक गया पर वहाँ हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करने को बैठे हैं ना, तो वहाँ से जैसे मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ मैं, मतलब डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअसली क्रिएट, जैसे मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ तो तुम्हारे तक आवाज़ जाती रहती है। जैसे मैं बंद हो गया बोलना तो यहाँ के पार्टिकल्स ने नया वाइब्रेशन रिसीव नहीं करा तो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो इसी तरह से ये सारे मीडियम के पार्टिकल्स एक चेन में कनेक्टेड हैं। यहाँ से एक पार्टिकल कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है, ये जाके इसको हिट कर रहा है, पीछे आ रहा है नया वाइब्रेशन रिसीव करने को, फिर जाके से दे देगा, तब तो ये आगे देके वहाँ आ जाएगा लेने के लिए वापस। नहीं समझे? तो इसमें क्या होगा देखो, अब इमेजिन करो कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस जगह के वो रेस्ट पे हैं, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसी की वोकल कॉर्ड से, स्पीकर से, किसी भी चीज़ से एक पुश मिला गई है, ठीक है, वो अपना मोमेंटम अगले वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करने के लिए आगे गए, तो बीच का मीडियम कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया। तो जब ये कंप्रेस हुआ इसने जाके इसको हिट कर दिया, अब हिट करने के बाद ये आगे वाले मीडियम को कंप्रेस करने लग गया, ये पीछे आ गया, तो ये पीछे वाला मीडियम तो रिलैक्स हो गया और आगे वाला मीडियम कंप्रेस हो। तो इसी तरह से इसमें तुम्हें दिखेगा कि कहीं कहीं कंप्रेस जोन्स हैं, कहीं कहीं पर थोड़े से रिलैक्स जोन्स हैं। तो जहाँ कंप्रेशन हो रखा है क्या हुआ?
फर्क दिख रहा है? ये कंप्रेस जोन्स हैं, ये रेयर फ्रैक्शंस हैं। तो ये कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस के फॉर्म में आगे बढ़ती है, वो क्रेस्ट और थ्रस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो इसमें मीडियम की डेंसिटी भी चेंज होती है। जहाँ कंप्रेस हो रहा है मीडियम, वहाँ Density डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ वो रिलैक्स जोन बन रहा है, वहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब एक जगह मास कंसंट्रेट हो जाता है किसी किसी जगह पे। कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, बस मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास आने के बाद थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो किसी किसी जगह ही तो डेंसिटी चेंज होती है। बस यहाँ होगी जहाँ जहाँ कंप्रेशन बन रहा हो, और जहाँ रिलैक्स्ड है वहाँ पे ऑलरेडी जैसे पहले था वही उससे रिलैक्स। कम भी हो सकती है। क्योंकि मेन पोजीशन पे तो पार्टिकल उठते हैं, फिर वापस इधर भी तो जाते हैं एक्सट्रीम पे। हाँ। अब जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की है या लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पोलराइजेशन। पूरा ऑप्टिक्स में पूरा टॉपिक है पोलराइजेशन का, और केमिस्ट्री में भी है इसके ऊपर। निकोल प्रिज्म वगैरह के डिवाइस बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया होगा, पोलरीमीटर वगैरह। केमिकल काइनेटिक्स में डेक्स्ट्रो लेवल रोटेटरी सॉल्यूशंस पढ़ाए होंगे, IUPAC वगैरह पढ़ाए। IUPAC में तो जी उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म हाँ नहीं पढ़ी? स्टीरियो तो पढ़ा है। तो उसमें तो है डेक्स्ट्रो लेवल रोटेटरी। हाँ मतलब डबल बॉन्ड के अबाउट एक रोटेट होना। Those atoms have a chiral carbon have their tendency to rotate optical. अच्छा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। activity. हाँ थोड़ा सा पढ़ा था। वो ये जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स अलग अलग का वो नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा था। ज़्यादा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा। उसमें भी बता सकता है स्कूल में पोलराइजेशन और पोलराइजेशन। हाँ होगा उसमें भी, और इसमें पूरा निकोल प्रिज्म वगैरह में कोई एक्सप्लेन होता है बाद में। वो सर ने कहा था कि 12th में पूरा आएगा, अभी मैं तुम्हें आइडिया देके छोड़ रहा हूँ। तो तुम ये देखो, पोलराइजेशन हम कहते हैं। अब तुम ये समझो कि जैसे किसी वेव के जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनको उस डायरेक्शन के वाइब्रेशन को रिमूव कर दो, पार्टिकल्स को ऑसिलेट ना होने दो। मतलब जनरल डेफिनेशन है इसकी। लाइट के केस में पोलराइज लाइट क्या होती है, फिर वो 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा इसी से समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं किसी वेव के, बस उनके ऑसिलेशन को तुम्हें रोकना है। अगर तुमने रोक दिए तो पोलराइज हो जाएगी। अब कैसे, एक छोटे से एक जनरल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को तुम राइट साइड में तुमने वहाँ दीवार से बांध रखा है, और यहाँ से तुम उस स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हो। तो इस पर कौन से वाली वेव प्रोपेगेट हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशनल से मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे 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 ऑसिलेट होते हुए जा रहे हैं। अब तुमने क्या करा कि तुमने ये करा भाई कि तुमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया। इस टाइप, और उस कार्डबोर्ड में तुमने एक स्लिट बना दी बीच में, मतलब कुछ रेक्टेंगुलर रीजन बीच में से थोड़ा लेंथ कट कर दिया, और जो उस रीजन की लेंथ है वो तुमने मीडियम या स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ऑसिलेशन की साइड रखा। तो ये स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे थे, तो उनको इस स्लिट के एंटायर स्पेस में ऑसिलेट होने की जगह मिल रही थी। तो ये स्ट्रिंग जैसे ऑसिलेशन इधर शो कर रही थी, उधर भी वैसे के वैसे ही चलेगी। ठीक है, अब तुमने क्या करा थोड़ी देर बाद,
हमने इसको 90 डिग्री थोड़ा टर्न कर दिया। तो ये स्लिट थी, मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहे। अब क्या होगा, ऑसिलेशन इन स्लिट वॉल से स्ट्राइक करके खत्म हो जाएगा। और जितनी नैरो स्लिट होगी उतनी इधर की तरफ जो स्ट्रिंग है उतनी ज्यादा फ्लैट मिलेगी। तो यहाँ ये प्रोसीजर पोलराइजेशन कहलाता है। किसी भी वेव के ऑसिलेशंस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिमूव करना। सर वो एक बार ये फिर से रिपीट कर दो कि पहले वाले में क्या करा था? पहले वाले में तो जो ऑसिलेशन थे उनको इस स्पेस में बने रहने की पूरी पूरी फ्रीडम थी ना। मतलब हमने जैसे ये ऐसे ऐसे चल रहा था तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, स्लिट को ऐसे रखा तो ऑसिलेशन ऐसे हो रहे थे, तो ऐसे होते रहे यूं। पर ये यहाँ तक ऑसिलेट हो रहा है, ध्यान से देखना, और जगह भी है उसके पास। अब जब मैं इसे ऐसे कर दूंगा यूं, तो जगह ही नहीं है ना वहां तक जाने की, ये यहाँ रुक गया, बीच में फंस गया, ट्रैप हो गया। तो आगे की तरफ वेव जो मॉलिक्यूलर मोशन है बची नहीं, तो यहाँ लिख दिया नो वेव। तो रिमूवल ऑफ oscillations of a wave from any particular direction क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। तो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की पोलराइजेशन होती है। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल पोलराइज क्यों नहीं होने की खुद देख लो। वैसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। इसमें अगर तुम ना इसके थ्रू इसको पार करने की कोशिश करी और फिर तुमने ये सोचा कि भाई मैं पहले की तरह इसको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके देख लेता हूँ। ये देख लो भाई कौन मना कर रहा है, ये अब भी निकल ही जाएंगे उसके प्रॉब्लम थोड़ा ये मतलब इनमें यहाँ और यहाँ के केस में कोई एम्पलीट्यूड का वेरिएशन नहीं, पोलराइजेशन नहीं हो रहा। हाँ, तो यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग वेव चेंज हो जाएगा एज पर स्लिट। मतलब मैंने इस स्क्रीन को थोड़ा स्ट्रेट दिखाया, बिल्कुल तो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा उतना वाइब्रेशन तो बचेगा, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब अभी पढ़ लेंगे आके कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, चाहे वो लाइट वेव के केस में ब्राइटनेस हो या साउंड वेव के केस में लाउडनेस हो, तो वो ऑसिलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे यहाँ एम्पलीट्यूड गिरेगा, मान लो आधा हो गया, इमीडिएट इंटेंसिटी 1/4 गिरेगी, तो शार्प जंप दिखाई देता है इंटेंसिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स के केस में हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नेवर बी पोलराइज्ड। तो जो पोलराइज हो जाए वो ट्रांसफर, जो नहीं हो खत्म हो गया। स्टार्ट करेंगे।